गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूं इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे आपको अच्छी और मज़े की खबर आज आपके साथ शेयर करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार तकरीब इख्तिताम पजीर हुई है। कल इफ्तिताही तकरीब रखी गई थी शाही किले के सामने हजूरी बाग में और बड़ा ही अच्छा इवेंट रहा। जानदार किस्म का आगाज हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का सेरेमनीज के साथ। और अब नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ समझ आए कि एक ही दिन बाकी रह चुका है, क्योंकि कल है 18 और परसों 19 को पहला मैच होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ चुकी है। हम सब के लिए खुशी की बात है। एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना, बिल्कुल वो बहुत हाई हो चुका है। और इसके साथ ही साथ जो इनामी रकम है वो भी अनाउंस कर दी गई है कि कितनी कितनी इनामी रकम है। और मजे की बात क्या है इसमें जुनेद, कि तमाम टीमों को नवाजा जा रहा है। वो हारने वाली टीम, लास्ट में रह जाने वाली टीम भी है, उसको भी नवाजा जा रहा है। वो भी हाल ही हाथ वाली टीम होगी उसे तो 62 करोड़ मिलेंगे। और जो कुल इनामी रकम है वो भी अच्छी खासी है जनाब। लेकिन उससे पहले आपको जरा जबरदस्त किस्म के मनाजर दिखाते हैं। ये शाही किला के सामने हुजूरी बाग है, जो कि झिलमिलाती रोशनियों से रंगारंग हो चुका है। गुलकार आतिफ असलम थे, चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना उन्होंने पेश किया। और तकरीब में मोहसिन नकवी साहब थे, मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली, ICC के हुकाम शरीक थे और 2017 की ट्रॉफी की फातेह टीम भी जनाब वहाँ पे मौजूद थी। और इसके साथ साथ ICC के एम्बेसडर सरफराज अहमद, JP डोमिनी और टिम साउथ की भी शरीक थे। तकरीब में मुख्तलिफ सकाफती परफॉर्मेंसेज भी हुई हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया है। और ये मनाजर है जो आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि कल ये इफ्तिताही तकरीब रखी गई थी और इख्तिताम पजीर हो गई इफ्तिताही तकरीब। और अब तो क्योंकि इवेंट शुरू होने वाला है तो उसका एक अलग से रंग जमना अभी से शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि जो इवेंट की इनामी रकम है, जब वो अनाउंस की गई है तो और ही कुछ देखने को मिल रहा है कि पहले होता था कि जो जीतने वाली टीम है उसको नवाजा जाएगा, उसको एक भारी भरकम रकम मिलेगी। लेकिन जनाब अब इवेंट की जो कुल इनामी रकम है वो 1 अरब और 91 करोड़ रुपए मुख्तस की गई रकम है जी। और जो जीतने वाली टीम है, जाहिर बात है उसका हक भी सबसे ज्यादा है और जीतने वाली टीम को मिलेगा इसमें से 62 करोड़ रुपया। और इसी तरह से फाइनल में हारने वाली जो टीम है वो भी खाली हाथ नहीं जाएगी। 31 करोड़ रुपए की रकम तो वो भी लेकर जाएगी। मेरे ख्याल में ये जरूरी भी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलना भी चाहिए। और लेकिन जुनेद, अगर आप खेल के, आप जंग लड़ के हारते हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली ये रकम जरूर जानी चाहिए। फाइनल में पहुंचना बजाते खुद भी एक बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे ना कि पूरी दुनिया की टीमों को पिछाड़ के जो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी वो किसी वजह से ही पहुंचेंगी। तो मेरे ख्याल में ठीक है, जस्टिफाइड है। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। ये और बात है कि खतरात जो है 62 करोड़ आप भी लेकर आए, हमारी तो दुआएं ये है टीम के साथ। और फिर सेमीफाइनल तक जो पहुंचने वाली टीमें होंगी उनको भी 15.5 करोड़ की रकम मिलेगी, जबकि सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को भी 15 करोड़ की रकम मिलेगी। 5वें और जो 6ठे नंबर पर आने वाली टीमें हैं जनाब, उनको भी 9 करोड़ 72 लाख रुपए मिलेंगे। फिर 7वें और 8वें नंबर पर आने वाली टीमों को 3 करोड़ तकरीबन 88 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो हम यही अभी जो बात करें, जो अच्छी खबर है वो यही है हमारे पास इस वक्त कि तमाम टीमें जो हैं, वो चाहे हारने वाली टीम है, चाहे वो ड्रॉप कर जाने वाली टीम होगी, उसको भी नवाजा जाएगा। जो 8 टीमों हैं उनके लिए 3 करोड़ 47 लाख की रकम होगी। और ग्रुप मैच जीतने पर फातेह टीम के लिए 94 लाख का इनाम रखा गया है। तो ये है, इनामात की बरसात होने वाली है। इस मेगा इवेंट के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। ख़तरे की बात यह है जनाब कि हमारा पहला मैच जो ट्राई सीरीज़ थी उसके अंदर भी न्यूजीलैंड से था, वो हम हार चुके हैं। फाइनल मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ था, वो भी हम हार चुके हैं 5 विकेटों से। और अब इत्तेफाक कहिए या हमारे लिए आजमाइश कहिए, आजमाइश कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड के खिलाफ है, तो हम तो घबराए हुए थोड़ा सा। सांसें हमारी जो है वो बेतरतीब हुई हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि जो खदशात के बादल हैं छट जाएंगे, पाकिस्तान फातिहाना आगाज। और जो चहमगुइयाँ हो रही हैं, जो इस वक्त बातें हो रही हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये टॉप जो इस वक्त फाइनल किया गया स्क्वाड, वो भी सही स्क्वाड नहीं है। बहरहाल ये तो हमारी टीमें ही बताएंगी, हमारी टीम बताएगी किस तरह की परफॉर्मेंस है उनकी। हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही बताएंगे हम कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार जो है उसका मेला सजने को तैयार है। एक दिन रह गया, इस तमाम के ऊपर हम बात करेंगे, टीम के स्क्वाड के ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि PTI का ऑपरेशन क्लीन अप कौन होगा और इन होगा और कौन आउट होगा, किसको निकालने की तैयारियां कर ली गई हैं PTI की जानिब से, ये भी तफसील के साथ आपको बताएंगे।
जी हाँ, क्योंकि कुछ गैर हाज़िरियाँ लगी थीं 26वीं आइनी तरमीम के जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही थी असम्बली के अंदर, कोरम पूरा नहीं था। पीटीआई को उससे नुकसान ये हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम को हुकूमत ने बासानी मंजूर करवा लिया। अब वो अरकान जो कि उस दिन गैर हाजिर रहे वो कौन कौन थे, क्या उन सबको निकाला जाएगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे एक अफसोसनाक सानह है कि हर साल वैसे तो इस मौके पर ये सानिहात अब रूटीन बन चुके हैं, लेकिन कीमती जाने का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा। हज़रत लाल अब्बास कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 773वें उर्स मुबारक जो कि आज से शुरू होगा। कराची के बाद सेवन शरीफ में हज़रत लाल अब्बास कलंदर के उर्स में जाने वाले ज़ायरीन हादसात की जद में हैं। दर्जनों लोग टूटी हुई सड़कों की वजह से इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे जिसे कहा जाता है, उस पर हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं और उसकी टूट फूट का शिकार होने के बायस कीमती जानें भी जाती हैं। तो ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि अब जो सिंध है वो विफाक पर ज़िम्मेदारी डाल रही है। विफाक का ये कहना है कि ये सूबे की ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी किसकी है और किसके हाथों पे वो लवाहिकीन लहू तलाश करें अपने प्यारों का, ये जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बात होगी रावलपिंडी में पानी की ज़ख़ीरे की। तकरीबन 45 दिन का ये रह चुका है और ज़ेर ज़मीन पानी 700 फुट नीचे चला गया है और वासा ने रावलपिंडी में पानी की ज़ख़ायर में कमी का ड्राफ्ट इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे टेलीपैथी, दिमाग से दिमाग तक पैगामात की तरसील मुमकिन है कैसे। रोनाल्डो, शाहरुख खान और आमिर खान की ज़िंदगी में टेलीपैथी का अहम किरदार, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले हम अपने टॉपिक की जानिब आ जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि पीटीआई के जो गैर हाज़िर अरकान थे उनके खिलाफ बानी पीटीआई ने जो इस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। उनका ये कहना है कि इन लोगों को किसी किस्म की अब कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी, इनको पार्टी से ही अलहदा कर दिया जाए। लेकिन उसकी वजूहात क्या थी या उन्होंने क्या वजूहात दी हैं कि वो क्यों गैर हाजिर रहे हैं पीटीआई? ये जानने की कोशिश करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। नकवी साहब, ये अटल फैसला और ज़ैन कुरैशी को जो रियायत दी जा रही है, इसकी वजह क्या है? कौन कौन गैर हाजिर था और क्या सारे पार्टी से बेदखल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे पास ऑब्वियसली हमने शोकॉज नोटिस इन तमाम मेंबरान को दिए हुए हैं और एक कमेटी भी बना दी है जो जिसकी सरबराही असद कैसर साहब कर रहे हैं। वो इन सब को सुनेंगे भी और उनके जवाबात जो आए हैं उस पर जो जिराह करनी है वो भी कर लेंगे। उसके बाद फैसला होगा और उस फैसले पे अमल दरामद होगा। खान साहब ने जो बात कही है वो ये कही है कि इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए और इस पे इसके वर्कर्स में भी तफ्तीश पाई जाती थी। कुछ ये था कि शायद ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा। इसके ऊपर एक फ़ैसला आया है, उनकी तरफ से एडवाइस आई है कि एक्सपेडाइट द प्रोसेस एंड डिसाइड एज सून एज पॉसिबल। तो इंशाल्लाह हम उनके अहकामात की रोशनी में। लेकिन नकवी साहब, एक को बीच में से शामिल ना किया जाना, जैसे हम देख रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी भी गैर हाजिर रहे हैं लेकिन उनका नाम निकालने का कहा गया है कि उनको रिलीफ दे दी जाएगी। और फिर क्या समझते हैं कि जो अरकान उस दिन गैर हाजिर थे वो क्या पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे थे? किन वजूहात की बिना पर यह फैसला किया गया है कि उनको निकाल देना बेहतर होगा? जी देखिए, पहली चीज़ तो आप जो बात कह रही हैं कि एक जैसा बिहेवियर नहीं, ज़ैन कुरैशी ने नेवर वोटेड। ज़ैन कुरैशी इन टच कुछ लोगों से थे लेकिन उन लोगों से नहीं थे जिनसे उन्हें टच होना चाहिए। बकौल उनके उन्होंने नाम भी दिए हैं जो उनसे वो टच में थे। तो वो केस देखा जाएगा और ऑब्वियसली ज़ैन कुरैशी और दूसरे इन लोगों में एक फ़र्क है। ये पूरा ख़ानदान पीटीआई के साथ खड़ा हुआ है। खुद उनके वालिद साहब जो हैं वो इतने अरसे से जेल में हैं, सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ज़ैन कुरैशी के साथ भी कई दफ़ा अरेस्ट हुए हैं, मेहरबानो कुरैशी। लेकिन नकवी साहब, एक चीज़ है कि पार्टी के अंदर इस वक्त इंतशार की सी कैफियत है, डिविजन्स दिखाई दे रही हैं, ग्रुपों में बटी हुई पीटीआई दिखाई दे रही है। शेर अफजल मरवत वाले मामले पर भी वकला जो हैं आपके पार्टी के सीनियर, उनका मौक़िफ़ और है जो केपीके की क़यादत है। आपने ख़ुद ये कहा कि वो इंतशार फैलाते हैं, तो ऐसे में इस तरह के एक्शंस लेना, लोगों को पार्टी से निकाला जाना, गो के डिसिप्लिन के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे डिवीज़न मज़ीद बढ़ेगी और जो आपके फॉलोअर्स हैं वो मज़ीद कंफ्यूज होंगे? ये देखिए, मसला सारा ये है कि एक फोकस पीटीआई पे है जिसके हम आप सबके ममनून हैं कि हम
आगे बढ़ते हैं तो चर्चा नहीं होता वाली बात बाकी सबके लिए, लेकिन हम पे आजमाई जाती है कि लेकिन आप जिससे ये तवक्कुआत ज्यादा होती हैं उससे ही बंदा गिला शिकवा करता है। और हम तो आपके जो वर्कर्स हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। मैंने तो लफ्ज आप लोगों जी के लिए इस्तेमाल किया, ममनून हैं आपके हम, जी जी कि आप हमारे ऊपर इतनी तवज्जो देते हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके। बात यह है कि इसके ज़रिए हम पूरी कौम को तरग़ीब भी देते हैं कि सम टाइम डिसिप्लिन मैटर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर इश्यूज़। एक मछली तालाब को गंदा करती है, इसलिए बेहतर है कि उस मछली अच्छा, ये स्पेसिफिकली नकवी साहब, ये जो शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला है, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं पीटीआई के अंदर, खासतौर पे जो यूथ है वो बहुत पसंद कर रही है उनकी अपनी खदमात की बात की जाए तो जो क्राइसिस का टाइम था उन्होंने फ्रंट फुट पे आके मीडिया के अंदर भी, ग्राउंड लेवल के ऊपर भी, सड़कों के ऊपर भी लीड किया है। तो क्या वजह है उनकी पॉपुलैरिटी से कुछ लोग खौफजदा हैं, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, जिसके बायस जाके शिकायतें भी लगाई बानी पीटीआई को और उन्हें बेदखल करवाया गया। वो कह रहे हैं कि 3 बार मुझे बेदखल किया लेकिन मैं फिर भी खान के लिए जान देने को कुर्बान हूँ। तो ऐसे लोगों की तो ज़रूरत नहीं है पीटीआई को। एक चीज़, उमर अयूब के खिलाफ बोल चुके हैं, शिबली फराज के खिलाफ बोल चुके हैं, रऊफ हसन के खिलाफ बोल चुके हैं, सलमान अकरम राजा के खिलाफ बोल चुके हैं। पार्टी ने उनको बेतहाशा दफ़ा मौके दिए दुरुस्त हो जाएं। उनके ज़ाती किरदार के ऊपर बहुत इशू आए। सबसे बड़ा इशू आया जो उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर कोई सदाकत नहीं थी, ठीक है, और उसके बाद वो कुछ साबित नहीं कर सके। इतना नुकसान एक आदमी जो स्कड मिसाइल की तरह बिहेव कर रहा है, पता नहीं कब कहाँ जाके फट जाएगा, ठीक है। उसकी ओनरशिप पार्टी क्यों ले? अच्छा शमीम नकवी साहब, इस तरह के बयानात तो बुशरा बीबी भी देती रही हैं, क्या उन्हें भी पार्टी से अलग कर दिया जाएगा या उनको मजीद जो है वो पार्टी के अंदर इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं दी जाएगी? क्योंकि उनके भी बहुत सारे बयान वो सऊदी अरब से लेकर या बहुत सारे मुतनाज़ बयानात इससे पहले भी आते रहे हैं और वो वक्तन फ़वक्तन बयानात देती रही हैं। अगर इस तरह से, क्योंकि अब तो आपको ज़रूरत है मैन पावर की, अगर आप इस तरह से एक एक बंदे को करके निकालते रहेंगे तो नहीं समझते कि जो बहुत सारे वोट लेकर आपके साथ खड़े हैं, जिनके साथ बहुत सारी मकबूलियत शामिल होती है आपकी टीम के अंदर, उनको निकाल देने से बहुत फर्क पड़ेगा और पीटीआई एकदम फिर से खाली हो जाएगी? मतलब उनके साथ मैन पावर तो रहेगी नहीं। मेरे ख्याल से आप सबकी रीडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पीटीआई का वोट जो है वो जुड़ा हुआ एक शख्सियत के साथ है जिसका नाम इमरान खान है, जो उसने कुर्बानी जो दी है वो बेमिसाल है, जिसको हमने एक सिंगल पॉइंट फोकस बना के हमेशा पेश किया है। एज अ पार्टी ओवर द लास्ट 30 years हमने एक शख्स को एज अ रोल मॉडल बना के पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश किया कि ही इज़ द पर्सन टू लीड। आपने अभी 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में देखा कि लोग पूछ रहे थे कि इमरान खान का कैंडिडेट कौन है। उनको ये नहीं पता था कि उस शख्स का नाम क्या है, उसने कितने अरसे पीटीआई में हुआ। उनका इमरान खान ने टिकट दिया, हम इसे वोट देंगे। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं नकवी साहब, ये 100% ठीक है कि वोट इमरान खान का है, वोट बानी पीटीआई का है, लेकिन उसी शख्सियत ने यह भी कहा है कि मेरिट पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो दो लोगों के लिए दो मुख्तलिफ कवानीन नहीं रखते। तो फिर वही चीज़ जिसकी अभी जिक्र कर रही हैं कि एक तरफ ज़ैन कुरैशी को रिलीफ देने की बात हो रही है और वही बयान जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ शेर मरवत साहब ने दिया, वही बात तो बुशरा बीबी ने भी की। तो फिर सबके लिए एक कानून क्यों नहीं है? मेरिट को मलूज़े खातिर क्यों नहीं रखा जा रहा? पहली चीज़ बुशरा बीबी इज़ नॉट अ पार्टी ऑफिशियल, शी इज़ द वाइफ ऑफ द फाउंडर। फ़र्क कीजिए, शेर अफजल मरवत पार्टी की पोजीशन होल्ड कर रहे थे। जहां तक बुशरा बीबी के बयान का ताल्लुक है, बुशरा बीबी ने बयान जनरल बाजवा का बयान किया था, उन्होंने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया था, ना ये स्टेटमेंट दिया था कि शी इज अवेयर, शी सेड दिस इज व्हाट बाजवा सेड टू हर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बार बार वो नहीं हो सकती बात जो आप कह रहे हैं। ठीक, अच्छा ये फाइनली ज़रका सोहरावर्दी साहिबा, फैसल सलीम साहब, ये पार्टी से बेदखल किए जाएंगे। आने वाले दिनों में फिर क्या और भी सख्त फैसले होने जा रहे हैं? ये देखिए, मेरे ख्याल से ना मुझे आने वाले दिन के, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना हम अपनी पार्टी उस बुनियाद पे चलाते हैं। जो एक्चुअली होगा वो, अगर किसी ने डिसिप्लिन की वायलेशन की तो ऑब्वियसली एक्शन होगा। हमारे यहाँ चेंजेस आती रहेंगी, हम पार्टी को मुतहरिक और करते जाएंगे। हमें पता है कि हमने एक प्रोटेस्ट पे जाना है और
इस वक्त हमें कुर्बानियों के लिए तैयार होना है। तो हमारे यहाँ वो एलिमेंट पार्टी का जो कि हॉकिश एटीट्यूड नहीं रखता, हम उसको पीछे तो करेंगे। नकवी साहब, अब फिर क्या लाहे अमल है, क्या तरीक़ाकार होगा इस एहतजाज का? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही अब मोटो है, तो किस तरह से इसको आप प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं? लाहे अमल क्या है आपका, किस तरह से तरतीब दिया गया? हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, एक ही रास्ता है कि वो सारी दुनिया को भी आया करें, पाकिस्तान के अवाम को भी करें कि पाकिस्तान के अवाम को पुरअमन तरीके से ये हुकूमत और ये निज़ाम एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो मैंडेट चोरी किया है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। इसके लिए हम किसी जगह पुरअमन तरीके से बैठेंगे, बड़ी तादाद में बैठेंगे और तैयारी के साथ बैठेंगे। ठीक है। और इसको लीड कौन कर रहा है अब, क्योंकि ये भी इख्तलाफात इस हवाले से भी पाए जाते हैं, और जो आपके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप लीड कौन करेगा और किसकी गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें चलना होगा? एक ही आदमी की गाइडलाइन है जिसका नाम इमरान खान है। लेकिन इमरान खान का मैसेज कौन लेकर आ रहा है ये भी तो पता नहीं चलता। अगले दिन किसी और की मुलाकात, उससे अगले दिन किसी और की मुलाकात। आपको बता देता हूँ, इमरान खान के मैसेज लाने के लिए वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, गौहर हैं, और हमारे 2 वकील हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। और पीटीआई की तरफ से फाइनली अब एक्शन लेने का फैसला किया गया है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस पीटीआई को हो रहा है कि अंदरूनी तौर पे वो लोग जो कि वफादारी जिन्होंने तब्दील की या जो भी बहाना बना के वो 26वीं आनी तरमीम के मौके पर गैर हाजिर रहे, उसने पार्टी को नुकसान पहुँचाया है और फाइनली अब उन्हें पार्टी से बेदखल किया जाएगा। हम एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां किस तरह की चल रही हैं और फिर जो स्क्वाड तरतीब दिया गया उसके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक लंजार का ये कहना है कि अब तक की जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी की मौत एक हादसाती नहीं थी बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो भी अभी नहीं मिली है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि कत्ल करने के बाद लाश को जलाया गया है। मजीद उनका क्या कहना था, जरा सुनिए। इनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की ऑल्दो रिपोर्ट अभी नहीं मिली है हमें, लेकिन जो डॉक्टर से बात हुई है या उस दौरान पोस्टमार्टम के बाद जब कल भी राब्ते में थे तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये हादसाती मौत नहीं थी बल्कि एक कत्ल था। और उसके बाद कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडी को जलाया गया ताकि इसको एक हादसे का रंग। एसएसपी हैदराबाद की गुफ्तगू आपने सुनी। आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और बस चंद दिन का इंतजार है नाजरीन। हम बात करें क्रिकेट मेला सजने की, चैंपियंस ट्रॉफी। अब मैच 19 फरवरी को है और इससे पहले कराची में भी शानदार सेरेमनी होनी है। बिल्कुल जी, इफ्तिताही तकरीब जो है वो भी होनी है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कराची में जो टाकरा होगा वो अब देखते हैं कैसा होगा। भारत और बांग्लादेश जो है वो भी इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके अंदर जनाब हमारे लड़ाका तैयारे भी हिस्सा लेंगे। JF-17 थंडर हो या फिर F-16 हो, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होनी है उनकी तरफ से भी और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस होगी फ़नकारों की तरफ से। जो चेयरमैन PCB हैं, स्पेशल बॉक्स उनका फ़रोख्त हो गया और स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने वाले जो लोग हैं वो यकीनी तौर पे इन परफॉर्मेंसेस से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इसका बेहतरीन मुज़ाहिरा किया जाना है। F-16 हो या F-17 थंडर हो, दोनों ही वो शानदार परफॉर्मेंसेस हैं। केन विलियमसन नाज़रीन जिस वक्त गुज़श्ता रोज़ हुज़ूरी बाग में धोती पहन कर आए हैं तो उनकी एंट्री भी बड़ी ज़बरदस्त थी। सोशल मीडिया पे भी उन्हें बहुत पसंद किया। अच्छा, कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने टॉवल बांधा हुआ है, उन्होंने धोती नहीं पहनी हुई, लेकिन कुछ लोग सराह भी रहे हैं इसको कि उन्होंने यहाँ का जो एक पंजाबी कल्चर है उसको उन्होंने सराहते हुए उन्होंने धोती पहन रखी है। लेकिन यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान की इसमें हम जीत कहेंगे क्योंकि यहाँ पर आके अगर दूसरे ममालिक के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आके यहाँ की सकाफत, यहाँ के कल्चर को अपनाते हैं, धोती पहनकर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है उनके लिए बड़ा ही मौजू मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है और वो यहाँ पर आकर बहुत इंजॉय करते हैं। और यकीनी तौर पे अच्छा, ये टॉवल नहीं है, ये धोती ही है। हाँ, ये धोती है और उन्होंने कल्चरली इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। टी शर्ट के साथ उनका
रफ एंड टफ अंदाज है। और लेकिन जो हमारी टीम है उसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। चौधरी अशरफ साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले कि हम ज़रा टीम के पोस्टमार्टम की तरफ आएँ। जो सिलेक्शन कमेटी है, गुज़िश्ता रोज़ जो हुई थी हुजूरी बाग की तकरीब, वो बताइए उसका अहवाल कैसा है, कौन कौन से सितारे झिलमिला रहे थे उसमें? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी का अब आगाज़ हो गया, मेला सज गया है और पूरे पाकिस्तान में ये शादियाने बजाए जा रहे हैं कि हमने कर दिखाया। उन लोगों को बता रहे हैं जो सरहद पार से ये कह रहे थे कि ना यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ना यहाँ पर मैचेस होंगे, उनके लिए तो बहुत बड़ा पैगाम है। तो हमारी सिक्योरिटी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे वो जो शुरुआत पटाखे चल रहे थे ना एंड पे, वो उन लोगों के लिए थे, देख ले हमने जला दिए, हमने कर दिया, हमने जो करना था कर दिया। और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो जेफ जाम, जब उन्होंने ख़िताब वहाँ पर किया और उन्होंने इस बात की तारीफ़ की कि जब वो पहली मरतबा आए थे पाकिस्तान तो ये स्टेडियम गिरे हुए मुझे नहीं लगता था कि ये मुकम्मल हो गए। उन्होंने तारीफ़ की कि इतनी रिकॉर्ड मुद्दत में ये स्टेडियम तामीर किए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत एहसन इकदाम किया है। अब चैंपियंस ट्रॉफी का क्योंकि मेला सज गया, कल की जो तकरीब थी उसके जो मेन गुलकार थे वो उस तकरीब में शरीक नहीं हुए। अब उसकी आतिफ असलम जिन्होंने जो आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग उन्होंने गाना था वो वहाँ पर उस तकरीब में नहीं आए। इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत वो कोई कह रहे हैं कि या फ्लाइट नहीं उनको मिली, वो बर वक्त नहीं पहुँच, लेकिन उन्हें होना चाहिए था, उनको होना चाहिए था क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग, ऑफिशियल थीम सॉन्ग आतिफ असलम की आवाज़, वहाँ पर आतिफ असलम की आवाज़ में इससे पहले गाया जाना था। लेकिन वहाँ पर एक और जो थी चले वो नहीं आए, आपके पास रिकॉर्डेड मौजूद था, आपको वो चलाना चाहिए था। ये कुछ कमियां कोताहियां होती हैं, ऑफिशियल सॉन्ग प्ले ही नहीं किया गया, वो नहीं प्ले किया गया, यकीनी तौर पे इंतजाम गफलत है, होना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात ये है कि 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी जिन खिलाड़ियों ने जीती थी, आमिर हो गए, उसमें हफीज हो गए, सरफराज हो गए, वो तमाम प्लेयर्स मौजूद थे वहाँ पर, वो अजहर अली हो गए, हसन अली हो गए, ये तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद थे और उसी यूनिफॉर्म में आए थे, मौजूद थे वहाँ पर, ये उसी यूनिफॉर्म में आए थे जिसमें उन्होंने ट्रॉफी उठाई। अच्छा, बात है चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन के ऊपर जिसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। इससे पहले कि आपके सामने सवाल रखें, राशिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं, साबिक कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, उनका क्या कहना है, जरा वो सुनिए पहले। डिजर्व ही नहीं करता, 6-7 है, 6-7 है, आगे चलो। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो स्क्वाड में होना डिजर्व ही नहीं करता? 6-7 है, 6-7 है, आगे चलो। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो स्क्वाड में होना डिजर्व ही नहीं करता? 6-7 है, 6-7 है, आगे चलो। अच्छा जी, राशिद लतीफ़ तो ये कहते हैं कि 6-7 प्लेयर्स हैं जो कि शामिल नहीं होने चाहिए थे स्क्वाड पे। पहले भी तनकीद हो रही थी राशिद लतीफ़ से, पहले भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंटर हुए हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे जिन्होंने परफॉर्मेंस ही नहीं दी है अब तक, और उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो वो 6-7 लोग जिनकी तरफ इशारा राशिद लतीफ़ कर रहे हैं वो कौन से हो सकते हैं? देखिए जी, वो सबसे पहले तो जो साउथ शकील हैं उनके तरफ इशारा है। आपने उसको टेस्ट का नायब कप्तान बनाया और आपने उसको, वो वनडे खेल ही नहीं रहा था और आपने उसको वनडे स्क्वाड में शामिल। फ़हीम अशरफ आपके पास गुज़िश्ता 1.5 साल से आपकी टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा और आपने उसको भी बीच में शामिल किया। आप इब्रार अहमद की, इससे पहले आप सुफियान मुकीम को आप सब कुछ कर रहे थे कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। आपने उसको सिर्फ जो 3 टूर हुए 1 वनडे खिला के उसको बाहर कर दिया। फिर आपने किसी तौर पर भी आप अपनी होम कंडीशन पर खेले हैं जो हमेशा स्पिनर्स को मदद देती हैं। तो आपने देखा कि जो 3 मुल्क की सीरीज़ भी हुई उसमें सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स ने ली और हम हैं कि बसित हैं कि सिर्फ एक स्पिनर्स के साथ जाना है, और वो भी वो स्पिनर जिसको हम मिस्ट्री ऑफ स्पिनर कह रहे हैं। ना वो मिस्ट्री है ना वो ऑफ स्पिनर है। आपने देख लिया कि कितनी विकेटें ली हैं। अगर वो ऐसा भी मिस्ट्री ऑफ स्पिनर होता तो हमारे पास विकेटें लेते और हम ये सीरीज भी जीते। और न्यूजीलैंड ने हमें 2 मैचों में बुरी तरह शिकस्त दी है, 78 रन से और फिर उसके बाद 5 विकेटों से। अच्छा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी 353 रन बन जाना सवालिया निशान है हमारी बॉलिंग के ऊपर। हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है और अगर हमारे बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे तो सवाल तो बनता है। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए सिलेक्शन कमेटी में से कोई सामने नहीं आ रहा? जी,
नहीं, सिलेक्शन कमेटी तो अपने इस काम का दिफा कर रही है। देखिए आखिरी मर्तबा आकिब जावेद आए हैं और उन्होंने बाबर आजम को कहा कि जी हमने उसको ओपनर बनाया है, वो ओपनर ही काम करेगा। देखें, और बॉलर्स की जब उनसे बात करें तो कहते हैं ये बॉलर्स का काम है। बॉलर्स का काम है तो आप किस लिए वहां पर मौजूद हैं? आपके पास डोल चार्ज है, आप चीफ कोच भी हैं और आप सिलेक्शन कमेटी के भी सबसे अहम रुकन है कि आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले होते हैं। अगर ऐसे में भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी नाकस है तो मैं कह रहा हूँ वो जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो इस तरह होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा तो हमने आकिब जावेद को फारग कर दिया क्योंकि इंटरम पीरियड के लिए हमने उनको हेड कोच बनाया था। क्या वजह थी चॉइस साहब कि ये क्या मौजू वक्त समझा सिलेक्शन कमेटी ने एक्सपेरिमेंट करने का? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी थी, हमने स्क्वाड का जो अनाउंसमेंट की गई थी उसी ने आगे चल के चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी थी। तो क्या इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा गया कि हम जिन प्लेयर्स को उतारने जा रहे हैं मैदान में वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे, या फिर इतना ईजी ले लिया गया कि ठीक है घर की बात है? इशाल, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, पिछले 1.5-2 साल से हमारे ये खिलाड़ी अनफिट चले आ रहे हैं। कभी हम इनको रेस्ट दे रहे हैं, कभी इनको कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल जो प्रॉपर इनका इलाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ना इनका मुकम्मल रीहैब हुआ, ना इनको मतलब बताया गया कि आपने बॉलिंग में अपना रिदम कैसे लाना है। आप देखें कि गुज़िश्ता 1.5-2 साल से हम बॉलर्स की वजह से हर मैच हारते जा रहे हैं। इसमें बल्लेबाज तो नाकाम हो ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलर्स ने भी हिस्सा डालना शुरू कर दिया हमेशा है। हमारे बॉलर्स ने जीत में करदार। थोड़ा टेक्निकली बताइएगा, हमारा पहला मैच ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ था, फाइनल मैच भी उन्हीं के खिलाफ था, दोनों मैच हार चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ है। अगर हम वो भी खुदा ना खास्ता हमारे हाथ से निकल जाता है तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे या चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से गई फिर? देखिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर पाकिस्तान टीम का डू एंड डाई पहला मैच है जी, अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले न्यूजीलैंड को पहले मैच में हराना होगी, क्योंकि भारत दुबई में खेल रहा है और दुबई जो है वो आईसीसी का हेडक्वार्टर, आईसीसी क्या है, बीसीसीआई है। तो लिहाजा वो तो अपने क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी जो बोर्ड है जिसमें भारतीय हुकाम छाए हुए हैं उनकी ज़ेरे साया वहाँ पर मैचेस होंगे, तो कितना मुमकिन है कि वो पाकिस्तान के हक में वहाँ पर ज़्यादा फैसले न्यूजीलैंड से 2 दफ़ा हम हार चुके हैं। आप देखें कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये, हालांकि हमें इसे सीखना चाहिए कि तीसरा मैच हमारे हाथ से ना जाए, क्योंकि एक ही टीम के साथ बार बार हम लोग अगर मैदान में उतर रहे हैं तो हम उनकी स्ट्रेटजीज को समझ सकते हैं, वो किस तरह से खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके क्रिकेटर्स को हमें, मेरे ख्याल में हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे अगर 2 मैच हम उनसे खेल चुके थे, वो भी होम ग्राउंड पर हार चुकने के बाद। क्या आप समझते हैं कि तीसरा गुंजाइश है? तीसरे की गुंजाइश होती नहीं है। देखिए जब आप ले रहे होते हैं इस तरह का, आप शिकस्त खा रहे हैं तो तीसरी शिकस्त के आप गुंजाइश नहीं है आपकी, और गुंजाइश इस तरह भी नहीं है तो तीसरा ना लें। तो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच अगर वो हारते हैं, भारत से आप हारते हैं, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता भारत से खुदा ना खास्ता, देखिए खुदा ना खास्ता, देखिए भारत से अगर हारे तो हमारे हाथ से सब कुछ जाएगा, इज्जत भी जाएगी। सारी हार एक तरफ, भारत से जीतना हमारे लिए फाइनल से ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए भारत में 2021 का जो वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ था T20, हमने वहाँ पर भारत को शिकस्त से 2-4 कर रखा है। इस मर्तबा भी हम तोको करें, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर्स पर देखी जाए, ऑन फील्ड पे देखा जाए तो भारतीय टीम बहुत ज्यादा मजबूत है। आगाज फातिहाना होना कितना जरूरी है? हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जिसे हम 2 बार हार चुके हैं, भारत का पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ, दोनों टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं। अब यकीनी तौर पे बांग्लादेश से तो बहुत बेहतर टीम है इंडिया की, और वो यकीनी तौर पे जीत से ही आगाज़ करेंगे। मॉरल जो साइकोलॉजिकली कितना एज हासिल होता है जीतने वाली टीम को अगर किसी इवेंट का आगाज़ आप फतह से करें? जी बिल्कुल, अगर आप कामयाबी से आगाज़ करते हैं, एक तो आपका जो मोराल है वो इतना हाई हो जाएगा कि आप अगली टीम को भी आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दे लेता है यहाँ पर और उसके बाद भारत में उसका मैच होता है, तो मैं कहता हूँ कि अब भारत को भी पाकिस्तान टीम वहाँ पर शिकस्त दे सकती है। अब उसका मोराल बुलंद करने के लिए या सब कुछ करने के लिए उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हर सूरत जीतना होगा। जहाँ पर आपने ट्रायंगुलर सीरीज की बात की तो उस पर मेरा जो ज़ाती मौक़िफ़ होता था वो यही था कि अगर ये ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल हार भी जाते हैं कोई बात नहीं, इस पे जोर ना लगाएं, क्योंकि आपका असल इम्तिहान आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, और जिसमें आपने ना सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना है बल्कि आपने टाइटल का भी दफा करना है। अच्छा चौई साहब, हम लोग इम्तिहानों की बात करें तो इस वक्त बाबर आजम साहब के लिए भी इम्तिहान ही बना हुआ है, गेम जो है वो उसी तरह से ले रहे हैं उसको। लेकिन अगर हम देखें तो उनकी रैंकिंग बड़ी अच्छी चली
चली जाती है। अगर हम देखें बाबर आजम जो 6000 रन मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानी पहले 11वें जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उनमें उनका शुमार होने लग गया, जिसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी वाहवाही भी उनकी हो रही है। और उसी तरह से आमिर जो हैं, मोहम्मद आमिर, उन्होंने भी ट्वीट किया कि वो बड़ी सपोर्ट उनको कर रहे थे और कह रहे थे कि जी वाह वाह, बाबर आजम ने एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम कर दिया। हालांकि नॉर्मली वो उनके खिलाफ बड़ी तनकीद भी करते हैं। और जो नाजरीन है सारे हमारे, वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पहले तो तनकीद करते थे, अब अचानक क्या हो गया है कि दोस्ती क्यों और ये मोहब्बतें क्यों? तो उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि अभी हमारी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म ने जब कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह किया तो उन्होंने भी पूरी कौम से अपील की कि अब इस टीम को सपोर्ट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने साबिक क्रिकेटर्स को कहा है कि अब मौका नहीं है इनको तनकीद का निशाना बनाया जाए, अब इनको सपोर्ट किया जाए ताकि ये पूरे खुले माइंड के साथ मैदान में जाएं और परफॉर्म करें। ये बात तो ठीक है चौधरी साहब के टीम अब फाइनल हो चुकी है, अब कुछ हो नहीं सकता इस तब्दील किया जाए, लेकिन उसमें स्ट्रेटजी बेहतर की जा सकती हैं, ऑर्डर बेहतर किया जा सकता है। एक तो बाबर आजम को एज ए ओपनर खिलाने पे बड़ी बात हो रही है, फिर बॉलर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं प्लेइंग 11 के अंदर, उन्हें भी यूटिलाइज करने पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि हमारे पास जो 3 ट्राई सीरीज़ के मैचेस थे सबको क्यों नहीं आजमा लिया गया, किसको किस नंबर पर भेजना है, किससे कितने ओवर कराने हैं, स्पिनर्स के लिए इब्रार के अलावा कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं किए रिजवान ने? उनकी कप्तानी के ऊपर भी तो सवालात उठ रहे हैं। देखें, रिजवान कामयाब कप्तान है पाकिस्तान सुपर लीग का, पाकिस्तान टीम का कामयाब कप्तान नहीं है। देखें, अब उसको कप्तानी मिली है बाबर आजम के बाद और टीम में एक ग्रुप बंदी के बाद फिर उसको कप्तानी मिली है, तो ऐसे में उसने बहुत सारे ऐसे फैसले, गलत फैसले भी हो रहे हैं। हमेशा जब हम साबिक क्रिकेटर जिन्होंने बहुत बड़े क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, उनसे बात करते हैं तो वो हमेशा हमें यही कहते हैं कि कप्तानी करने से आनी है। बाबर आजम के मतलब भी जब वो कप्तान थे तो यही कहते थे कि अभी इसको मौका दें। तो इसी तरह रिजवान के लिए रिजवान का इम्तहान है कि वो यहाँ पर उसको कप्तानी मिली है, चैंपियंस PSL की तरह के फैसले करें, मगर यहाँ पर मुझे जो रिजवान है वो बेइख्तियार कप्तान लगता है। बिल्कुल, या बेइख्तियार लगते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं। जो उनके सीनियर्स हैं, जो मंजे हुए प्लेयर्स हैं, जो फोकास्ट करके आपको मशवरा दे रहे हैं, उस पर भी कान धरने चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी भी यही कोशिश है और हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीत के लड़के कम अज़ कम इवेंट में शामिल हो। बिल्कुल जी। और अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारे कौमी टीम फास्ट बाउलर, बिल्कुल जी, नसीम शाह का जुड़वा भाई आ गया भारत में, और वो कुंभ के मेले में कहते हैं ना खोए हुए मिल गए। हम देखते हैं ना इंडियन मूवीज के अंदर कुंभ के मेले में बिछड़ गए, शायद वैसा ही कुछ हुआ है। वो ऐसा ही हुआ है। जो हमशक्ल यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है, तेजी से उनकी वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के हमशक्ल को देखा जा सकता है। ये है जी वो लड़का, वैसे बहुत शक्ल मिलती है। अच्छा, इसकी शक्ल तो सैफ अली खान के बेटे से भी काफ़ी मिल रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही इब्राहिम अली खान के साथ भी मिल रही है, लेकिन नसीम शाह के साथ जो इसकी रिजेम्बलेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और यही कह सकते हैं हम कि कुंभ के मेले में कहीं खो गए थे भाईजान और अब मिल गए हैं। नसीम शाह तो यकीनी तौर पे मुस्लिम हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अभी तक हम तक पहुँची नहीं, लेकिन शक्लें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और फैंस इस चीज़ को बहुत पसंद करें। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हर साल की तरह सेवन शरीफ के उर्स के मौके पर 773वां उर्स है और जो ज़ायरीन हैं वो हादसात का शिकार होते हैं। इस बार कितना नुकसान हुआ है, जिम्मेदार कौन है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे हम सिंध धरती के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी अल मरूफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका 773वां उर्स मुबारक आज से शुरू हो चुका है। और उर्स में शिरकत करने के लिए पंजाब समेत मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है और मुख्तलिफ जो वहाँ पर टूर्स हैं वो लोग लेकर जा रहे हैं, वफूद की सूरत में वहाँ पर ज़ायरीन पहुँच रहे हैं। और इस मौके पे नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली हर साल हादसात रूटीन बन चुके हैं। कोशिशें होती हैं, इंतज़ामात भी होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन हादसात पे काबू नहीं पाया जा सक रहा। इस साल जो हादसात हुए हैं, 2 बड़े हादसात जिसमें बुरेवाला के रिहायशी 14 अफराद जाँ बहक हुए, 30 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी हुए। अब जो मसला है, विफाक का ये कहना है, अज़मा बुखारी साहबा का ये कहना है कि आपके पास जो फ़ंड है सिंध के पास, आप उससे रोड बनवा लीजिए ताकि ये हादसात ना हों। मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हैं सिंध के, उनका ये कहना है कि ये विफाक की जिम्मेदारी है। तो अब जिम्मेदारी किसके डालते हैं? मुतासिरीन सूबे पर डालते हैं। जी हाँ, किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करें, ये जानने के लिए बैरिस्टर अरसलान शेख साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, आपको वेलकम कहेंगे अरसलान साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में।
ये अफसोसनाक वाक़या को पहली बार नहीं हुए। अफसोस ये होता है कि हर साल होते हैं लेकिन इसका सद्भाव मुमकिन नहीं हो पाता। तो बहैसियत सिंध हुकूमत के, क्योंकि ये लाल शहबाज कलंदर का उर्स भी वहीं पे होता है, तो आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए जो ज़ायरीन आते हैं हर साल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ पहले तो हमें उन तमाम लोगों को जो 16 अफराद की इसमें डेथ हुई उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और जो लोग इंजर्ड हुए उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वफाक और सूबों की जिम्मेदारियां बाद में, पहले इंसान की जान कीमती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी आपकी चीज़ें हैं जो आपके आईनी तकाज़े हैं, जो लीगल मैकेनिज्म्स हैं, जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। देखिए, आर्टिकल जो हमारा आइन का है 148, वो रेगुलेट करता है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिलेशंस को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। और अगर हम बात करें इन हादसात की, तो देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट मैटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18वीं तरमीम से पहले भी, 18वीं तरमीम के बाद भी, आप जब इन हाईवेज पे जाते हैं तो आपको देखा होगा आपने, टूल प्लाजाज आते हैं, उन टूल प्लाजा पर आप NHA को टैक्स देते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसों से मोटरवेज और ये नेशनल हाईवेज बनते। तो इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट मैटर। लेकिन अगर किसी वजूहात पे फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि आज देखें कितने साल हो गए पूरे पाकिस्तान के तमाम, लेकिन अरसलान साहब, अगर यही सिलसिला चलता रहेगा, विफाक जो है वो आप पर डालता रहेगा, आप विफाक पर डालते रहेंगे, तो फिर तो ये रोड जिस तरह से अभी तातुल का शिकार हैं, नहीं बन पा रही हैं, इसी तरह से ये मामला खटाई में पड़ता रहेगा। जो जानी नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, हम इसीलिए प्रपोज कर रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का कोई सिंध के साथ ऐसा कोई इशू है या इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है, सिंध के हाईवेज जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिए जाएं, और सिंध गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली मोटरवेज भी आप देखेंगे कंप्लीट कर लेंगे और ये हाईवेज के रोड भी बना देंगे। तो इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क या असाइनमेंट है नहीं। और अज़मा बुखारी साहब तो कह भी रही हैं, वो कहती हैं कि फिर सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट से बना ले, वो क्यों, अगर विफाक नहीं कर रहा तो विफाक की तरफ क्यों नजरें जमाए बैठे हैं? तो क्या बजट से मुमकिन है, हो सकता है ये? देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एक हाईवे जाके उठा के बनाना स्टार्ट कर दें ना। यस, अगर फेडरल गवर्नमेंट हमें राइटिंग में कम्युनिकेट कर देती है कि फॉर XYZ रीजन, हमें बहस में तो जाना ही नहीं है कि फॉर दीज रीजंस हम इसको नहीं कर सकते, सो डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट टेक अप दोज नेशनल हाईवेज, दोज मोटरवेज, एंड वी विल एग्जीक्यूट इन द टाइमली फ्रेमवर्क, और ताकि ये चीजें लोगों को सहूलियत हो। बल्कि मैं सक्खर कराची हूँ, सक्खर कराची हम जब बाय रोड आते हैं तो 6 घंटे में हमारी पूरी कमर जो है वो हिल हिल के अगला पूरा दिन आपका बड़े पेन में गुजरता है। उस्मा बुखारी साहिबा को तो मैं क्या बोलूं। ये बात, आपकी बात यहाँ तक तो अरसलान साहब बिल्कुल ठीक है कि ये जो मामला आ रहा है ये विफाक की डोमेन में है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे बड़े इश्यूज होते हैं वहाँ पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब इत्तेहादी भी है हुकूमत की, तो आप लोग एक पेज पे आके इसका कोई हल निकालें ताकि ये जो तसलसल के साथ हादसात हैं इसका हम इसीलिए सर शोर मचा रहे हैं। हम इत्तेहादी नहीं है, हमने वसीतर मफाद में फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट जरूर किया है, और इसके फोरम्स हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, आर्टिकल 155, 156 CCI से पर्टेन करता है कि जो भी आपके सूबाई हुकूमत के इश्यूज हैं आप CCI में लेके आ जाएं। आईनी तकाजों के मुताबिक हर 90 दिन में वफाक ने CCI का इजलास बुलाना है। हम राइटिंग में कम्युनिकेट कर चुके हैं, हम मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम आपके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुश्तरका काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, जो हमारे ये वाटर सप्लाई के इश्यूज हैं या ये जो हाईवेज के इश्यूज हैं उसके ऊपर डिसीजंस दिए जाएं, क्योंकि जो नेक्स्ट फोरम है वो आपका ज्वाइंट सेशन का और उसके बाद कोर्ट्स का या अवामी अदालतों का है। तो हम जमहूरी तो इसके ऊपर विफाक की जानिब से क्या जवाब दिया गया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इजलास में भी आपने ये मुद्दा उठाया है कि कंट्रीब्यूशन के साथ ये काम हो जाए, तो क्या विफाक की जानिब से कोई जवाब दिया गया, रिटर्न देने को आपको तैयार हैं, या फिर आपके ऊपर उन्होंने डाल दिया हो कि आप ही इसको अपने बजट के साथ पूरा मुकम्मल कर लें? क्या इस हवाले से अब तक जो अगर मुद्दा उठा लिया गया है तो कोई बात आगे हुई है, कोई नेगोशिएशन हुई है इस हवाले से गवर्नमेंट के साथ? नहीं मैडम, लाजमी है कि 90 दिन में इजलास बुलाना है। हमने तो, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तो राइटिंग में रिक्वेस्ट की है मल्टीपल टाइम्स कि आप फुल फॉर इजलास बुलाएं, लेकिन वफाक में एक सन्नाटा है, उस सन्नाटे की क्या वजह है, तो हम इसीलिए। अच्छा, जब तक ये ट्रैक नहीं बन जाता, इंडस हाईवे को ये टूट फूटी का शिकार रहती है, क्या कोई आपके पास अल्टरनेटिव वेज हैं, कोई ऐसी ऑप्शंस हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाए, आने वाली ट्रैफिक और जाने वाली ट्रैफिक को मुख्तलिफ रास्ते तफवीज़ किए जाएँ ताकि कम अज़ कम कीमती जानों को तो बचाया जा सके?
यस बिल्कुल। आप देखें, हमने एक जानशोरों से एक डेडिकेटेड एक सेपरेट रूट, और इस वक्त मेजॉरिटी लोग जो है मजबूरन वही रोड इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके इंटरनल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टिविटी हो रही है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए, क्योंकि वो एनएचए या फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में जो आपकी यानी कि जो रूल्स हैं उससे हटके था। इसी तरह हमने कराची में आप देखें तो जो नालाज थे या इंक्रोचमेंट्स थी, वहां पे हमने मलीर एक्सप्रेसवे, जिसका नाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के उससे हमने इशारे से वो किया, उसको मंसूख। तो हम जहां जहां सिंध गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस है, ईदर थ्रू देयर ओन रिसोर्सेज और इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म, हम इन चीजों को ना सिर्फ परसीव कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। और वहां पे इस वक्त लोग सफर कर रहे हैं, ये जबानी कलामी बातें नहीं है सारी। तो अरसलान साहब, क्योंकि इस वक्त अज़मा बुखारी साहबा ने भी इसको सियासी मुद्दा ही बना दिया है, वो भी बयान वहाँ से दे रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई मैसेज देना चाहें कि विफाक जो है वो समझ जाए और उसके बाद जो है वो ये रोड्स एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब आप बात करते हैं मफादात की, तो जो पार्टियों के अपने मफादात होते हैं, सियासी मफादात होते हैं, वहाँ पर तो तमाम जमातें एक हो जाती हैं, वो चाहे फिर तमाम अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने का मामला हो या फिर हुकूमत बनाने का मामला हो। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई अवाम के मफाद की बात आती है तो तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर, तमाम जमातें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करना शुरू कर देती हैं। इस वक्त अज़मा बुखारी साहब भी वही कर रही हैं, तो क्या उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी होती हुई नजर आ जाए हमें भी? नहीं, उज़मा बुखारी साहब को मैं क्या पैगाम दूं? हम बात कर रहे हैं वफाक से, हम मुतालबा कर रहे हैं वफाक से, हम बिजली, गैस और हाईवे की बात कर रहे हैं, फेडरल सब्जेक्ट मैटर से बात कर रहे हैं, उनका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सूबे में बैठ के सारी बातों का जवाब दे रही हैं। ये तो उसी तरह है ना जिस तरह वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप वाकई इतनी बात सच कह रही हैं तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा उज़मा बुखारी साहबा को कि वो PSDP पढ़ के अवाम के सामने लेके आए कि हाईवे के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 106 प्रोजेक्ट्स में से पंजाब के कितने, सिंध के कितने? सिंध को सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स दिए गए, और ये आके टीवी पे पैगाम दे देते हैं, इंतशार फैलाने वाली बात करते हैं कि हाईवे सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जी सिंध के पास अरबों के फंड्स हैं लेकिन वो अपनी सड़कें नहीं बना सकता, तो बुनियादी तौर पे ये एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक दूसरे चैनल को तो जाके वहां पे तो प्रोग्राम होस्ट नहीं कर सकते ना। कुछ फेडरल रिस्पांसिबिलिटीज हैं। लेकिन अरसलान साहब, सिंध के अंदर की सड़कों का भी यही हाल है। हम कराची की सड़कों की बात करें, हम हैदराबाद की सड़कों की बात करें, हम जिस भी एरिया की बात कर लें सिंध के अंदर, तो तमाम सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही है, टूट फूट का शिकार है, ढक्कन गायब हैं, मैन होल्स जो हैं वो बच्चे वहाँ पर गिरकर मर जाते हैं। तो सिंध वाकई में अपनी सड़कों पर भी काम नहीं कर रहा। अगर ये विफाक के अंदर आता है तो वो विफाक के अंदर तो नहीं आता, वो तो सूबे की अपनी जिम्मेदारी है, वहाँ पर भी काम नहीं होता। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और जहाँ पे इंसान को रिफॉर्म्स की जरूरत हो वहाँ एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रोड रास्ते नहीं बने या इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अगर ये रोड रास्ते और ये इम्प्रूवमेंट्स नहीं बन रहे होते तो आप देखें 2008, 13, 18, 23 तमाम तरह इलेक्शंस में लोगों ने वोट भी ज्यादा दिए और पीपल्स पार्टी ने सीटें भी ज्यादा अपना हासिल की। तो ये खिदमात के ही नतीजे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अरसलान साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये मौक़िफ़ है कि विफाक की जिम्मेदारी है इंडस हाईवे को पाए तकमील तक पहुंचाना ताकि इन हादसा से बचा जा सके। तो विफाक हो या सूबा सिंध, दोनों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए ताकि कम अज़ कम हर उर्स के मौके पर, लाल शहबाज कलंदर का उर्स हो, ये हादसा अब मामूल बन चुके हैं और इनकी रोकथाम के लिए एक ही हल है कि इन सड़कों को बना दिया जाए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि बहुत सारे दीगर अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात हमारे साथ है। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हीरो की। पाक फ़िज़ाए के पायलट राशिद मिन्हाज शहीद का आज 74वां यौम विलादत है जो कि मनाया जा रहा है। उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर उन्होंने हासिल किया अपनी बहादुरी पर। बिल्कुल जी, और राशिद मिन्हाज बहुत ही छोटी उम्र में ही शहादत के रुतबे से फाइज हुए। पाकिस्तानी जंगी जहाज़ को भारत ले जाने का एक नापाक मनसूबा नाकाम बनाकर जाम शहादत नोश करने वाले जांबर सिपाही की खिदमत और यादें कौम के जहनों में आज भी ताज़ा हैं, और उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए उनकी आज यौम पैदाइश मनाई जा रही है। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले हम वो देखते हैं। राशिद मिन्हाज फरवरी 1951 में कराची में पैदा हुए। उन्होंने 1968 में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की और 3 साल की अनथक मेहनत से GD पायलट के तौर पर वतन की खिदमत शुरू की। 20 अगस्त 1971 को वो तरबीती त्यारा लेकर रनवे पर पहुंचे तो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हाज का ख्याल था कि इंस्ट्रक्टर कुछ मुफीद मालूमात देना चाहता है, मगर इंस्ट्रक्टर त्यारे में जबरदस्ती घुस गया और उसे भारत ले जाने की कोशिश की। राशिद मिन्हाज ने दुश्मन के रूप में मौजूद इंस्ट्रक्टर की एक न चलने दी
और तैयारा जमीन पर गिरा दिया। राशिद मिन्हास की जुर्रत और बहादुरी के एतराफ पर हुकूमत ने उनको इंतहाई कम उम्री में निशान हैदर अता किया। बहुत ही कम उम्री में शहादत का रुतबा हासिल किया, ये बहुत ही बड़ा मकाम था और उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, इस वक्त नेशनल इशू तो है ही है, वर्ल्ड वाइड इशू भी है, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड इशू भी है। और रावलपिंडी इस वक्त जेर बहस इसलिए है क्योंकि रावलपिंडी में तो पानी की सतह बिल्कुल नीचे चली गई है। रावलपिंडी में पानी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करने के बाद अब शहर में वाटर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 700 फीट नीचे चला गया पानी, जो जेर ज़मीन पानी था। तो अगर पानी का ये हाल रहा तो रावलपिंडी में आने वाले दिनों में पानी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। तो और इसी मौजू के ऊपर बात कर लेते हैं हसन अब्बास साहब, जो कि माहिर हैं आबी वसाइल के। हसन साहब, वैसे तो ये पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान के अंदर शिद्दत से महसूस हो रहा है पिछले कुछ सालों में, और हमने लाहौर की निशानदेही की। अब मामला आ गया है रावलपिंडी का, जहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़ेर ज़मीन पानी है वो 700 फुट से भी नीचे चला गया है। तो क्या एमरजेंसी नाफिज करने से या ये डायरेक्शन देने से कि लोग कम पानी इस्तेमाल करें, अब इस नुकसान से बचा जा सकता है? रिवाइवल मुमकिन किस तरह से होगा? जी, ये मसला तो वाकई बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है, लेकिन जहाँ तक इन मसाइल का ताल्लुक़ है और एमरजेंसी लगाने का ताल्लुक़ है, वो एक शॉर्ट टर्म गोल है और शॉर्ट टर्म मेजर है कि आप एमरजेंसी लगाएं। पानी कम हुआ है, कम इस्तेमाल करें, जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास एक जो ज़्यादा बड़ा मसला है, पानी से ज़्यादा बड़ा मसला, वो पानी की मैनेजमेंट का है। क्योंकि जहाँ तक तो मसाइल का ताल्लुक़ है, तो मसाइल पे तो हम सुबह से शाम तक बात करते रहें, एक के बाद दूसरा मसला निकलता आएगा जो कि पानी से मुतालिक होगा। लेकिन जहाँ तक सॉल्यूशंस का ताल्लुक़ है, अभी हमें सॉल्यूशंस की तरफ आना चाहिए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में तो ये एमरजेंसी और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। और जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है, प्लानिंग तो पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन जहाँ तक सॉल्यूशंस का ताल्लुक है तो सॉल्यूशंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास इन मसाइल का हल मौजूद है। आ जाएं तो क्या हल हो सकता है? क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म में तो हमने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म मंसूबा बनाने पड़ेंगे, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? और हम सोल्यूशन की तरफ ही आते हैं, तो सोल्यूशन क्या है फिर हमारे पास? अब वे आउट क्या है इस चीज़ से निकलने के लिए, इस बहरान से निकलने के लिए? ये देखिए, हमारे पास सोल्यूशन बहुत अच्छा है इसका। जो अगर आप अपने मौसमियाती एतबार से यहाँ की हाइड्रोलॉजी को देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहरी इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और तकरीबन कोई 1200 से लेके तो 1400 मिलीमीटर के दरमियान सालाना यहाँ पे बारिश होती है, जो कि तकरीबन जो बारिश का पानी होता है वो पीने के काबिल होता है, बिल्कुल साफ़ कुदरत ने उसको करके हमारे ऊपर बरसाती है। और ये जो पानी रावलपिंडी इस्लामाबाद में हर साल तकरीबन आता है वो तकरीबन 3.5 बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, जबकि पाकिस्तान के इस इलाके में जो आबादी है इस वक्त, उसके हिसाब से आपको तकरीबन जो है वो 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए। यानी आपके पास जो है वो 3,500 आता है और आपको 500 चाहिए। ये 500 लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचता? उसकी वजह यह है कि हमारा जो मैनेजमेंट का और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। और उसका हल बहुत आसान है कि आपका जो इस वक्त पानी आ रहा है, क्योंकि 70% पानी इस वक्त भी आपका रावलपिंडी इस्लामाबाद में ग्राउंड वाटर से आता है, तो आपने अपने ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को बेहतर करना है। अगर ये ग्राउंड वाटर का रिचार्ज बेहतर हो जाए तो कभी भी पाकिस्तान के इस इलाके में पानी की ये कमी बड़ी नहीं ही हो अहम बात की है आपने हसन साहब के रिचार्ज को बेहतर किया जाए। अभी तक इस तरफ नज़र क्यों नहीं गई इंतज़ामिया की, हुकूमत की, कि वो इस निज़ाम को बेहतर करें? बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, उस पानी को यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, या तो हमारे लिए दर्द सर बन जाता है या फिर हम खुश्कसाली का शिकार होते हैं पूरे पाकिस्तान में। ख़ासतौर पर पिंडी की अगर बात हो रही है, तलब है उसकी 68 मिलियन गैलन पानी यौमिया और दस्तयाब पानी है 51 मिलियन गैलन यौमिया। तो अब इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाएगा? कितनी लागत इस पे आ जाएगी और कितने अरसे का ये प्रोजेक्ट हो सकता है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो तजवीज़ आप दे रहे हैं? जी देखिए, इसमें जो है ना, ये प्रोजेक्ट कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये करना क्या है, आपके जितने भी यहाँ के नदी नाले हैं और ख़ुसूसन ये जो दरियाए लई है जिसको हम नाला कहते हैं, ये नाला नहीं दरिया है,
अगर सिर्फ इतना सा किया जाए कि जितने भी नदी नाले हैं इनको साफ कर दिया जाए और दरियाए लई का पानी जो है वो साफ कर दिया जाए, यानी साफ भी आपने खुद नहीं करना, आपने सिर्फ इसमें ये जो फुजला और गंद फेंक रहे हैं आपने इसको इसमें गिरने से रोक देना है। तो इसमें नेचुरली इतना पानी होता है कि ये आपके पूरे एक्वेफर्स को रिचार्ज कर सकता है। इस वक्त गंदगी की वजह से इसका वो जो रिचार्ज का मैकेनिज्म है वो मुतासिर हो चुका है और यकीन करें कि ये ऐसा दरिया है कि ये हमेशा चलता रहता है। आज तक हमने कभी जिंदगी में इस दरियाए लई को खुश्क नहीं देखा। अगर आज दरियाए लई में पानी चल रहा है तो इसका मतलब है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बहुत सारा पानी मौजूद है। हमने सिर्फ इसको गंदा किया हुआ है। अगर हम इसके गंदगी के जो जितने भी इसके बीच में हैं सोर्सेज हम उनको कंट्रोल कर लें, इसकी गंदगी को साफ कर दें तो खुद ब खुद ये ग्राउंड में इतना पानी डालना शुरू कर देगा से मैनेजमेंट को ख्याल आ गया। आर्टिफिशियल रिचार्ज नहीं चाहिए। इसके हवाले से अगर मैनेजमेंट की बात की जाए जो कि वाटर कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, क्या उनको इस हवाले से कोई ख्याल आया है कि वो इस नाले को नाला लई को साफ कर दें ताकि यहाँ पे पानी रिचार्ज भी हो सके और पानी सेव किया जा सके बारिशों का। और फिर जो हमारे डैम्स हैं वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी पानी खत्म होता चला जा रहा है, तो उसको किस तरह से दोबारा से रिफिल किया जा सकता है? क्योंकि बारिश तो हमारे यहाँ इस बार नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले हम देखें तो बारिशें बेतहाशा होती रही हैं, लेकिन पानी हमने वो सारा ज़ाया किया और हमारे माल मवेशी भी उस पानी में बह गए, हमारे घर उस पानी में बह गए, लेकिन हम उस पानी को सेव नहीं कर पाए हैं और फिर बिलाखिर आज हम जो है वो खुश्क साली का शिकार हो गए हैं। तो ये भी बताइएगा कि हमारे डैम्स किस हद तक खाली हो चुके हैं और उनको रिचार्ज करने का या वापस उनको भरने का क्या तरीका या क्या मैकेनिज्म हो सकता है? जी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान का इलाका है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, इसमें 3 डैम्स हैं जो कि पानी सप्लाई करते हैं। एक सिमली डैम है, फिर दूसरा रावल डैम है और तीसरा खानपुर डैम है। अगर आप देखें तो जो आज के अगर आप करेंसी में देखें तो ये 3 प्रोजेक्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो $1 बिलियन से $1 अरब के तकरीबन लगभग बनती है। अच्छा। और ये तीनों डैम मिला के इस इलाके की तकरीबन 25 से 30% पानी की जरूरियात पूरा करते हैं। बाकी 70 से 75% पानी जो है आपका ग्राउंड वाटर से आता है। अगर आप देखें तो जो आपकी पास्ट में इन्वेस्टमेंट हुई है वाटर रिसोर्सेज की वो सारे की सारे सरफेस वाटर के ऊपर हुई है, जबकि आपकी जरूरियात सारी ग्राउंड वाटर पूरी कर रहा है और ग्राउंड वाटर पे इसके मुकाबले में तकरीबन 0 इन्वेस्टमेंट है। तो अब आपको यह देखना होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज फ्यूचर की क्या होनी चाहिए, उस रिसोर्स पे जो आपको बगैर मैनेजमेंट के अभी तक सस्टेन किए हुए हैं, या वो रिसोर्स जिसके ऊपर आपने $1 बिलियन लगा दिए और वो आज भी 3-4 महीने बारिश नहीं होती तो डैम खाली हो जाते हैं। भाई देखें, हमें इस चीज से यह सबक मिलता है कि सरफेस वाटर के ऊपर इन्वेस्ट करना हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरफेस वाटर आपकी 3 महीने बारिश नहीं होती तो डैम खाली हो जाता है। इसका मतलब है कि ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। हमने अब इफेक्टिव मैकेनिज्म की तरफ आना है जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपके ना सिर्फ ये कि आपके पानी के जखीरे को डैम के मुकाबले में बहुत ज्यादा हद तक स्टोर करता है, यानी ये तकरीबन कोई 10 गुना ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है। झीलों का हो सकता है क्योंकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर हैं और झीलों में घिरे हुए शहर हैं ये दोनों, और इनके इर्द गिर्द हम देखें तो बहुत सारी नदी नाले और झीलें बहती हैं। उनका कितना किरदार हो सकता है पानी की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि बारिशों का पानी भी उनमें आता है, फिर आबशारें हैं, झरने हैं, वो तो बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं ऑलरेडी। जी देखिए, अगर हम अपने सरफेस वाटर को जिस तरह कुदरत ने बनाया है ना, कहीं झरने बनाए हैं, कहीं झीलें बनाई हैं, कहीं वेटलैंड्स बनाए हैं, हम उनको कुदरत के निज़ाम के मुताबिक वापस ले आए तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो है वो आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। आप इस्तेमाल ग्राउंड वाटर से करें और इनको आप ऊपर नेचर के साथ कंफॉर्म कर दें। इससे हमें सिर्फ ये कि पानी की कमी नहीं पूरी होगी, बल्कि आपको एक बहुत खूबसूरत माहौल मिलेगा, रिसोर्सेज भी बहाल हो जाएंगे। जबरदस्त आइडियाज हैं हसन अब्बास साहब। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी इन आइडियाज पे कान धरे और ग्राउंड वाटर के बजाय नेचुरल रिसोर्सेज को रिचार्ज करने का जो अमल है उसे बेहतर करना चाहिए। जो हमारी पानी की सतह 700 फुट ज़ेर ज़मीन तक जा चुकी है, इसके अंदर बेहतरी लाने का ज़बरदस्त तरीका वही है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान में कहीं हिमालय पहाड़ी सिलसिले हैं तो कहीं लकोदक सहरा मौजूद हैं और अब इन रेगिस्तानों को गुलजार में तब्दील भी किया जा रहा है। बिल्कुल जी, चोलिस्तान के रेगिस्तान को सरसब्ज खेत में तब्दील कर दिया गया है। अब चोलिस्तान के जो रेगिस्तान थे उनमें ज़रिए जनास की काश्त शुरू कर दी गई है। चोलिस्तान में गंदम की काश्त की जा रही है। जनाब ज़राअत से मुतालिका जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो रेगिस्तान में मुंतकिल कर दी गई है और यहाँ रिसर्च
सेल कायम किया गया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए पाकिस्तान ज़राअत के जदीद दौर में दाखिल हो चुका है। पहले यहाँ पर पानी की कमी थी और अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने चोलिस्तान का दौरा किया है और किसानों को जदीद और मयारी बीज दिए हैं। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर मुतारिफ कराए जा रहे हैं वहाँ पर, जो कि वहाँ पर काश्तकारी करेंगे। सैयद आशिक किरमानी के साथ हमारे नुमाइंदे गोहर अली मौजूद हैं। क्या क्या इक़दाम हुए इस मौके पे और कितना ज़बरदस्त काम होने जा रहा है, गोहर अली से जानते हैं। जी गोहर अली, बताएगा इस मौके पर क्या क्या फ़ैसले हुए और ये पाए तकमील तक कब तक पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार मुल्क की ज़राअत पर है और ज़राअत की बहाली के लिए ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है क्या, इस बारे से बात करने के लिए मौजूद है वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी। जी, ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, ये कोई मनसूबा है? थैंक यू वेरी मच जी। ग्रीन इनिशिएटिव जो है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए इस पूरे सेक्टर ने ट्रांसफॉर्म होना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक ऐसा, आप कह लें, इंस्टीट्यूशन है कि जो एजुकेट करेगा फार्मर्स को कि कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होती है, जो एजुकेट करेगा फार्मर्स को कि जिद्दत क्या होती है, सीड टेक्नोलॉजी, नए सीड्स की एडॉप्शन क्या होती है, उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, आप ड्रोन के साथ स्प्रे करें तो उसके फ़वाइद क्या होते हैं, 85 हॉर्स पावर प्लस ट्रैक्टर चले तो उसका फ़ायदा क्या होता है, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करें तो पानी किस तरह बचाया जा सकता है, यील्ड बेहतर किस तरह ली जा सकती है, ड्रिप इरिगेशन, पिवट सिस्टम का इस्तेमाल करना। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जिसका इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया। बहुत ही अच्छा इकदाम है जो किए जा रहे हैं इस वक्त चोलिस्तान में। रेगिस्तानों को सरसब्ज़ो शादाब किया जाना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ग्रीन इनिशिएटिव ये प्रोग्राम जिसमें आर्मी चीफ भी थे और वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी थी, और उम्मीद करते हैं कि इससे ना सिर्फ जो काश्तकार हैं उनके मसाइल दूर होंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो एक ज़रई मुल्क है इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विक्टोरिया आबशार की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबशारों में शुमार की जाती है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1708 मीटर है और इसे सबसे मुनफरिद भी यही चीज़ बनाती है। बिल्कुल जी, और ये आबशार अपनी ऊंचाई की वजह से भी बहुत मशहूर है, जो कि तकरीबन 108 मीटर है। तो विक्टोरिया आबशार का पानी जो है वो ज़बरदस्त ताकत के साथ नीचे गिरता है, बड़े प्रेशर के साथ नीचे आता है, जिससे एक शानदार मंजर बनता है। ये कुदरती हुस्न और हयातो हश की मुख्तलिफ अक़साम का घर है, जो कि इसे मज़ीद मुनफरिद मकाम बनाता है। तो लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमने भी इसके हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं। विक्टोरिया फॉल्स, जो दुनिया की सबसे शानदार और कुदरती अजूबों में से एक है, अपने अजीम मंजर और कुदरती ताकत के बायस हर सयाह को महसूर कर देता है। ये आबशार ज़ाम्बिया के दरमियान सरहद पर वाक़ है। जब आप विक्टोरिया फॉल्स के करीब पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको इसका जबरदस्त शोर सुनाई देता है, जो गोया पूरे इलाके को लर्जा देता है। आबशार का पानी 108 मीटर की बुलंदी से गिरता है और इसके साथ ही एक हैरत अंगेज धुंध उठती है, जो फॉल्स के करीब होने का एहसास दिलाती है। इस मंजर को देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर कोई जादू चल रहा हो। विक्टोरिया फॉल्स का मंजर इतना जाज़िब नजर है कि यहाँ आना एक ख्वाब की तरह महसूस होता है। दिन की रोशनी में जब पानी की बूंदें फजा में बिखरती हैं तो एक खूबसूरत कौसे कज़ा बन जाती है, जो इस मंजर की दिलकशी को और बढ़ा देती है। ये आबशार न सिर्फ अपनी अजमत में बेमिसाल है, बल्कि इसके आसपास की सब्जाजार और खूबसूरत जंगलात भी इसके जादू को मजीद बढ़ाते हैं। आप यहाँ आकर न सिर्फ कुदरती मंजर से लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि इसकी ताज़ा हवा और पुरसकून माहौल में वक्त गुजारने का एक अनोखा तजुर्बा भी हासिल करते हैं। इसके अलावा विक्टोरिया फॉल्स के इर्द गिर्द बहुत सी सरगर्मियाँ भी हैं, जिससे आप मजीद खुशी हासिल कर सकते हैं। यहाँ आप कश्ती की सवारी कर सकते हैं, जिसमें आप आबशार के करीब जाकर इसके शोर और पानी की धारे को महसूस करते हैं, या फिर डुएम्बो के रास्ते पर चलकर फॉल्स के करीब जाकर उसकी जलाली ताकत को अपनी आंखों से देख सकते हैं। मजमूई तौर पर विक्टोरिया फॉल्स न सिर्फ कुदरत की एक शानदार तख्लीक है, बल्कि ये हर सयाह को अपनी तरफ खींचता है और इसके जादू में खो जाने का मौका फराहम करता है। यहाँ आना वाकई एक जिंदगी भर का यादगार तजुर्बा है, जो हर किसी को अपनी मुकम्मल तबीयत के साथ महसूस करना चाहिए।
तो नाज़रीन, आपने ज़बरदस्त आबशार के खूबसूरत मनाजिर देखे। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि टेलीपैथी कैसे मुमकिन होती है। अगर आप और कैसे आप अपना मैसेज किसी दूसरे मोबाइल के बगैर अगर आप किसी को मैसेज किसी के दिमाग में पहुंचाना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है? अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो क्या मुमकिन है, किस तरह से मुमकिन है कि अगले के दिमाग में घुस के आप उससे सब कुछ करवा लें? ये कैसे मुमकिन है, ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। और हम जहां पर टिकटॉकर्स की बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं, वहीं पर हम सराहते भी हैं उनकी क्रिएटिविटी पर, उनके अच्छे कंटेंट के ऊपर। तो टिकटॉक ने तीसरी मरतबा लाहौर में अपने पुरवकार क्रिएटर अवार्ड्स का 2024 का इनेकाद किया था, जो कि अवार्ड्स हैं उनका बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया अपने टिकटॉकर्स को, उनके चाहने वालों से वोटिंग हुई है, पसंद किया गया, सराहा गया। उस बुनियाद पे किन कैटेगरीज में उन्हें नामजद किया गया, ज़रा आपके साथ वो भी शेयर कर देते हैं। क्रिएटर ऑफ द ईयर्स बने हैं जी मिस्टर बैटरी, और जो देखने वाले हैं यकीनी तौर पे उन्हें जानते होंगे और उन्हें बाकायदा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया ये मिस्टर बैटरी। मिस्टर बैटरी हैं, ये 9.9 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। 10 कैटेगरीज में ये टॉप पे है। बिल्कुल जी, साल के ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएटर रहे हैं। और इसके बाद अब्बास बुखारी हैं जिन्होंने उभरते हुए क्रिएटर का खिताब हासिल किया है। और इसके अलावा जी इमर्जिंग क्रिएटर हैं, अपने देखने वालों को पसंद आ रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट बना रहे हैं। जी, आज़ाद चाय वाला ने भी क्रिएटर बरादरी में अपनी शानदार खिदमत और असर रसूख के एतराफ़ में साल के बेहतरीन समाजी असरात पैदा करने वाले क्रिएटर का अवार्ड। अच्छा, वैसे आज़ाद चाय वाला को तो मैं ज़ाती तौर पे भी कहूँगा कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो यूथ को मोटिवेट करने वाला काम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि आप फैमिली व्लॉगिंग में उनको उलझाएं या उनको उल्टे सीधे कोर्सेज़ का झांसा देकर अपने पीछे लगाएं, आज़ाद चाय वाला सही मानों में यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने कुछ करना है तो उसके लिए आज से काम शुरू करना होगा। और इसके बाद हैं सिड रैपर जिन्होंने साल के बेहतरीन ओजी क्रिएटर का अवार्ड हासिल कर लिया है। और कैटेगरीज बड़ी मज़े की रखी गई। जी हाँ, दिलचस्प कैटेगरीज हैं और ये सारे वो डोमेन्स हैं जिसके अंदर ये टिकटॉकर्स बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट भी बना रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वक्त ज़ाया करने वाला कंटेंट है, अच्छा काम भी हो रहा है और जो अच्छा काम होता है लोग उसको पसंद करते हैं, उसको सराहते हैं, उसको देखते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम भी है। अब जी जुनैर हैं, जुनैर कम्बो ने ट्रैवल क्रिएटर ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया है। और ये ट्रैवलर हैं, अपनी ट्रैवल सैर सपाटे भी करते हैं और देखने वालों को भी उन जगहों की सैर करवाते हैं, दूसरों को भी इंजॉय करवाते हैं। हाँ जी, ये देखें ना, टिकटॉकर होने के नाते उन्होंने वो बटन भी उठा रखा है, वो अवार्ड भी उठा रखा है जो कि इनको इस कारनामे पर मिला है अपने ज़बरदस्त कंटेंट बनाने पर। तो हमारी तरफ से इन सारे क्रिएटर्स को ढेरों मुबारकबाद। अगली बार ये जी उसामा खान की लॉन्ग फॉर्म 1 मिनट मवाद क्रिएटर के तौर पर उन्हें तस्लीम किया गया है। 1 मिनट में ज़बरदस्त मवाद बनाया। इसी तरह से फूड के शोबे में आमना अशरफ ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्हें फूड क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है। और ये फूडी लग खाते पीते घर की लगे खाते पीते घर तो अच्छी बात है ना, बनाते बनाते बंदे का दिल करता है थोड़ा सा चखने का। और देखिए क्रिएटर जब आप फूड के हवाले से कुछ कंटेंट क्रिएट करें तो आपको खा के बताना भी पड़ेगा। और आप फूड लवर होंगे तभी तो आप अच्छे फूड क्रिएटर भी होंगे ना, तो खाना भी आपको तभी अच्छा बनाना आएगा जब आप खुद खाने पीने के शौकीन होंगे। तो जी, कंटेंट क्रिएटर और सकाफती साल का बेहतरीन एंटरटेनमेंट जो क्रिएटर करार दिया गया है इनको। और रिदा नकाश हैं जिन्होंने 1.6 मिलियन फॉलोअर्स जो वो हासिल किए हैं और उनका जो मवाद है जो वो डालती हैं अपने सोशल मीडिया पर वो भी बड़ा क्रिएटिव होता है। और उसके बाद है अब्दुर्रहमान जो कि ट्रेंडिंग फैशन वीडियोस के साथ साल के बेहतरीन ब्यूटी एंड फैशन क्रिएटर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं अब्दुर्रहमान। और इनका आप फैशन सेंस देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। और हमारे जो तमाम लोग हैं वो सारे ही बड़े मॉडल हैं। और बेहतरीन वीडियोस का अवार्ड मिला है जी साहिल को। और ये सारे वो 10 कैटेगरीज हैं जिसमें इन टिकटॉकर्स ने साल भर में बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हैं, अच्छा कंटेंट बनाया और फिर इस अवार्ड के अंदर इन्हें
अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब आते हैं नाज़रीन एक फ़ाइट की तरफ। आपके इल्म में रहीम परदेसी और फ़िरोज़ खान के दरमियान घूंसेबाजी होनी थी, फाइटिंग का, बॉक्सिंग का मुकाबला होना था। दोनों की तरफ से सोशल मीडिया पे इनवाइट किया गया अपने चाहने वालों को और ये ज़बरदस्त मैच देखने के लिए भी बहुत से लोग। और फ़िरोज़ खान हार गए। रहीम परदेसी ने मुकाबला जीता है और कुछ जज्बाती मनाज़िर देखे गए जब उनका छोटा सा बेटा फ़िरोज़ खान का रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और उनकी बेगम भी परेशान थी क्योंकि उनके नाक पे चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। जुनैद, कुछ इस तरह की मीम्स भी बन रही थी क्योंकि उनकी पहली वाइफ के साथ जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा था या कुछ इस तरह से अब्यूज़ किया था, तो वो उसके बाद काफ़ी किस्म के कमेंट जो हालांकि हार जीत गेम का हिस्सा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, देखने वालों को भी इज़्ज़त और एहतराम का मुजाहरा करना चाहिए। ज़ैनब उनकी जो अहलियाँ हैं उनको गले लग के दिलासा दे रही हैं। छोटा सा बेटा जिस वक्त वो रो रहा था तो दिल भर आया था देखने वालों का भी। और वैसे बच्चों को वैसे वहाँ पर होना नहीं चाहिए, अपने बाप को पिटते हुए देखना और फिर उसके बाद हार जाना। बच्चा जो है वो रो रहा है और बच्चे को तो पता भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बच्चा सिर्फ अपने बाप को मार खाते हुए देख रहे हैं, तो ये बड़ा तकलीफ दे हो सकता है एक बच्चे के लिए, अपने फादर को इस तरह से पिटते हुए देखना और फिर हार जाना, क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं उनके पेरेंट्स, तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं और आते हैं नाज़रीन इस मुनफरिद जो एक राब्ते का ज़रिया है टेलीपैथी। और ज़रा सोचें कि आप मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट से महरूम हो गए हैं मगर टेलीपैथी के जरिए अपने पैगाम दें। और बहुत सी सेलिब्रिटीज हमारे पाकिस्तान में जुनैद अक्सर ये इशू चलता है कि हमें तो बहुत ज़रूरत है या फिर फ़ोन बंद हो जाता है आपका, तो आप टेलीपैथी के थ्रू अपने चाहने वालों को, रिश्तेदारों को, अहलो अहबाब को आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो किस तरह हो सकता है ये? हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं समराना शाह भी करती हैं ये, तो हम किस तरह से करें, पैगाम की ये तरसील किस तरह से मुमकिन है। हमारे साथ समराना शाह मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे समराना आपको। समराना, मैं बड़ी कंफ्यूज चल रही थी कि क्या इस तरह से मैसेज कन्वे हो सकता है, और जिद्दत जहाँ पर आ रही है, हम लोग इतने नए तरीक़ेकार हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, इतनी मुनफरिद ऐप्स हैं, वहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू और यकीनी तौर पर ये मैसेज तो हर सूरत में डिलीवर होगा ही होगा। और करना कैसे है ये मैसेज कन्वे करना कैसे, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल जी, ये पॉसिबल है। और सबसे कहते हैं ना कि ये जो टेलीपैथी नॉलेज है वो माइंड से माइंड कनेक्ट और अपना मैसेज कन्वे करने का मैसेज है। इस पे काफ़ी रिसर्च भी जो है अभी रिसेंट रिसर्च इस पे हुई है, जो कि साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च की है और वहाँ पे ये प्रूव भी हुआ है कि ये फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है माइंड से माइंड का। इवन मोर देन अ टेक्स्ट और व्हाट्सएप का जो मैसेज है उससे भी पहले जो है आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो हम अपने आप सोचें और दूसरा कर गुजरे कि आप उससे एक्सपेक्टेशंस लगाएं और वो कर गुजरे, ऐसा होता है, या फिर आपको उसको बताना पड़ता है, समझाना, इशारे देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है? टेलीपैथी क्या है बेसिकली, वो तरीका कार? अच्छा जी, बिकॉज क्या है कि टेलीपैथी जो है इसको उर्दू में कहते हैं मराकबा। अच्छा, बेसिकली इसके ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, बिकॉज जिन लोग, अब ओबियसली ऐसे अगर हर कोई सीख लेगा तो वो तो गलत इस्तेमाल भी उसका डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि जिससे मैसेज पहुंचाना है उससे आप एक बार मिल चुके हो एटलीस्ट, वो आपको जानता हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में सोचें और आपको मैसेज मिल जाए। और जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स है ना, इसमें आप नेगेटिव या फिर मायूस मैसेजेस भी नहीं दे सकते। जैसे कि कोई नेगेटिव मैसेज है वो आप नहीं कन्वे कर सकते। आपने पॉजिटिव मैसेज, आप पॉजिटिव मैसेज, खुशी वाला मैसेज या अच्छा मैसेज ही नहीं, वो जो आपने ब्रेक में कहा कन्वे कर सकते। किसी ने आपके पैसे देने वो मैसेज पहुंच जाएगा क्या? ये तो ऑब्वियसली एक जो है वो लॉजिकल बात है कि आपके पैसे किसी ने देने, मैं किसी दोस्त को मशवरा दे रही हूँ, मैं उसे मशवरा देना चाह रही हूँ, शादी कर लो, मैं चाहती हूँ वो भी इस चीज़ का मजा चखे और उसे भी पता चले शादी आखिर क्या है, मैं उसको मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, तुम शादी करो, तो क्या वो कर गुजरेगा? अच्छा, ये दो चीजें हैं, एक तो ये उसे पता चलेगा, नहीं ये पता लगेगा कि इशाल ने ये मैसेज भेजा है या सिर्फ मैसेज पहुंचेगा? सिर्फ आपका जो है वो मैसेज अगले बंदे तक पहुंच और उसका करने को दिल कर पड़ेगा। हाँ, मतलब आपने उसके माइंड तक बस मैसेज कन्वे किया है। अब ये है कि वो उनको खुद से लगेगा कि मेरा ये काम खुद से करने को चाह रहे हैं। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ नहीं, कि उससे जिसकी तरफ से मैसेज आया है वो मैसेज क्या है
वो तो उसे पता लग जाएगा, लेकिन किसने वो मैसेज भेजा क्या ये भी पता लगेगा? नहीं, ये नहीं पता चलेगा, ये पता नहीं। आपका काम है सिर्फ मैसेज पहुंचा, आपका काम है मैसेज और आपका काम ये है कि आपका काम हो जाए, उसे पता चले कि आपने काम वो करवाया या नहीं करवाया, आपका काम हो जाए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़, इसका मिसयूज भी हो सकता है। आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो, आप अपने ससुराल को या अपने मैके को कोई ऐसा मैसेज या अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ को देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करे जो वो नहीं करना चाहता या करना चाहती, तो आप उसके माइंड में फीड कर रहे हैं, आप बैठे हुए मराकबे में उसको फोकस करके आप वो बात बार बार रिपीट करेंगे तो वो कर गुजरेगा। ऐसा होता है, आपने कहा कि बहुत जल्दी, मैसेज से भी ज़्यादा जल्दी ये डिलीवर हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। अभी तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी कि अब तो मार्केटिंग में भी जो है वो टेलीपैथिक टर्म्स जो है वो यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। बिकॉज क्या है कि मैंने कहा कि फास्टेस्ट वे है दूसरों के माइंड में अपना मैसेज कन्वे करने का, जो लोग जानते हैं वो, और जो लोग, हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि आप जो है कोई नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव एक्सपेक्ट भी जो है वो किसी के माइंड में आप जो है वो पहुंचा सकते हो। अच्छा, शाहरुख खान, रोनाल्डो, आमिर खान, ये वो सारी शख्सियात जो टेलीपैथी का इस्तेमाल करती हैं, और दिलजीत दोसांझ कहते हैं उनकी कामयाबी में बड़ा रोल है। तो कैसे वो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अच्छा, बेसिकली अब टेलीपैथी के डिफरेंट जो है वो और भी एक्सपेक्ट हैं, जिनमें हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अच्छा जी, अगर आप इन लोगों की हिस्ट्री उठा के देखोगे, रोनाल्डो की देख लें आप, शाहरुख खान साहब देख लें, आमिर खान, ये अपने बड़े बड़े शोज़ में जो है इस बात को कंसीडर करते हुए दिखते हैं कि टेलीपैथी के ज़रिए जो है वो हमने, या मैनिफेस्टेशन के ज़रिए हमने सक्सेस को पाया। मीन्स कि हमने अपने जो है दिमाग को, अपने ब्रेन को हमने कन्वे किया। जैसे दिलजीत दोसांझ की स्टोरी अगर छोटा सा मैं कोट कर दूं, वो जब दुबई में रहते थे तो उस टाइम पे जब वो स्टार नहीं थे, उस टाइम पे वो मिरर के सामने बाकायदा परफॉर्म करते थे, और जैसे होता है कि व्यूअर्स को वेव करना और ये वो, बिकॉज क्या है कि उन्होंने अपना माइंड मेकिंग उस तरीके से कर ली। अब माइंड ने उस पर वर्किंग करना जो है वो 100% आपका माइंड आपको खुद स्टार मानना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, माइंड को आपने बता दे कि आप एक स्टार हो और आप स्टार बिल्कुल। अगर आप पूरा दिन इशाल 5 नंबर देखोगे, आप पूरा दिन अगर 5 नंबर देखोगे, तो इन दी एंड अगर आप बेट लगाना चाहते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो 5 नंबर होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जिस फोर्स को इन्वाइट करोगे वो उसी तरह से वर्क करेगा। आप सक्सेस इन्वाइट करोगे, आपका ब्रेन उस पर वर्क करेगा और वो 100% आप उसको उसी तरफ ले जाएगा। काम तो बहुत ज़बरदस्त है समराना, थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पे अगर आपका बैलेंस ख़त्म हो चुका है, आपके पास नेटवर्क के जराए नहीं है या वाईफाई बंद है, तो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि जुनैद ये कहेंगे कि आप अगले को मैसेज कन्वे करें कि मुझे बैलेंस करवा दो, रिचार्ज करवा दो। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से फायदे हो सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक। और जो 90s के बच्चे थे, यकीनी तौर पे उन्हें एक ड्रामा तो बिल्कुल याद होगा, और वो था ऐनक वाला जिन, जिसका मरकज़ी किरदार ज़कूटा जिन, उससे उन्होंने शोहरत पाई। और अदाकार मुन्ना लाहौरी उनका असली नाम था, और मदाहों से बिछड़े उनको 7 बरस हो गए हैं, तो उनको आज याद किया जा रहा है, उनके मदाहों की तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। बिल्कुल जी, हम सारे ही मद्दाह थे, क्योंकि हम सब ने ऐनक वाला जिन और ज़कूटा जिन, और इनकी टैगलाइन याद है आपको? मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मैं किसको खाऊं। और यकीनी तौर पर हर बच्चा जो है वो उसके जहनों में इस वक्त, बच्चे नहीं, आप जो हमारे जनरेशन है उनको अब तो याद दहानी ताज़ा हो गई होगी। बिल्कुल, इसमें दौड़ में शामिल हो चुके हैं। और मुन्ना लाहौरी का असल जो नाम था वो कोई नहीं जानता, मतलबुर रहमान था उनका असल नाम। और उन्होंने टीवी के अलावा थिएटर में भी तवील अरसे तक अदाकारी के जौहर दिखाए हैं जनाब। और यह हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपकी यादें ताज़ा करने के लिए, जो ज़कूटा जिनको पसंद करते थे। 7 बरस बीत गए हैं उन्हें अपने मदाहों से बिछड़े हुए, जाने पाने से कूच किए हुए। आगे बढ़ते हैं जनाब, बॉलीवुड के कॉमेडियंस की भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे दिलों पर राज करते हैं। राजपाल यादव जनाब, राजपाल यादव जो हैं वो भी पाकिस्तानी स्टार्स के मोतरफ निकले हैं, वो भी उनकी कॉमेडी को पसंद करते हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कॉमेडियंस जो हैं उसमें मोइन अख्तर हैं, उमर शरीफ हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी अदाकारी को। तो आइए उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। साहब को, मोइन अख्तर साहब को बहुत एडमायर करते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग क्राफ्ट के धनी थे। उनका क्राफ्ट ना, कभी भी उनके क्राफ्ट को अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी देख लिया तो आप ना उनके, बोलते ना कि आदमी डायलॉग सुनते सुनते ऐसे कर लेता है फिर देख लेता है, लेकिन क्योंकि
उमर शरीफ साहब तो हमने ऑडियो ज़्यादा सुना था कि वो सीडी वो उस समय, लेकिन मोइन अख्तर साहब के लूज टॉक में इतने कि मोइन अख्तर साहब को मिस ही नहीं कर सकते कि अगर जरा सा ऐसे भी देख लिया, खांसी भी आ गई तो कुछ मिस हो जाएगा। ये इसलिए जो को सुनिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।